हेलो फ्रेंड्स, आज हम महिलाओं से जुड़ी ऐसी समस्या को लेके आए हैं और साथ उसका समाधान भी, जो आजकल हर तीसरी महिलाओं को हो जाती है। चाहे वो लड़की हो, जो शादीशुदा है, वो हर किसी को हो जा रहा है, और वो है पीरियड मिस हो जाना। क्या होता है, पहले जब किसी का पीरियड मिस हो जाता था तो लोग सोचते थे कि प्रेग्नेंट है, यानी कि जब प्रेगनेंसी हो जा रही है तब जो है कि पीरियड मिस हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, किसी का भी पीरियड मिस हो सकता है, किसी भी लड़की का, चाहे वो 18 साल की हो, 22 साल की हो या 30 साल की हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। चाहे वो प्रेग्नेंट है तो मिस होना स्वाभाविक है, लेकिन नहीं है तो भी मिस हो जा रहा है। आखिर ये सारी चीज क्यों हो जा रही है, ये चीजों के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। और सिस्ट क्या होता है, पीसीओडी क्या है, ये सब चीज किसी को भी, किसी लड़की को कैसे हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है, इसका निवारण क्या है, और इसके साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि IUI, IVF, ICSI और सेरोगेसी क्या है, किसी महिला को इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, कब, क्यों और कैसे किया जाता है, हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जब हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं हो, यानी कि जब हार्मोन जो होते हैं वो बैलेंस है, तब किसी लड़की के शरीर में क्या क्या होता है, तब हम इम्बैलेंस को समझ पाएंगे। पहले बैलेंस को समझ लेते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये जान रहे हैं कि ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से ऑर्गेन है, ठीक है। तो नॉर्मली एक लड़की के शरीर में पर मंथ क्या होता है, हम लोग उसको देख लेते हैं। तो देखिए, ये लड़की का पार्ट्स है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, तो ये ओवरी है जिनकी संख्या 2 होती है। पर मंथ जो होता है, यहाँ पे 20-25 जो होता है छोटा छोटा पुटक के रूप में जो रहता है, एग यानी कि अंडा, वो यहाँ पे रहता है। लेकिन धीरे धीरे, यानी कि आज पीरियड्स अगर किसी लड़की को हुआ तो उसी दिन से फिर से क्या होता है, छोटे छोटे पुटक जो होते हैं यानी अंडे होते हैं, वो ओवरी में आ जाते हैं और धीरे धीरे 14 दिन तक बड़े होने लगते हैं। तो क्या होता है कि मास्टर ग्लैंड जो होता है, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, उस ग्लैंड से 2 हार्मोन छूटते हैं, वो है LH और FSH। 2 जो है जनन हार्मोन है, वो दोनों आते हैं ओवरी में, और इसके बाद जो होता है धीरे धीरे 14 दिन तक में क्या होता है, यहाँ पे एक अंडा जो होता है वो परिपक्व हो जाता है, यानी इस काबिल हो जा रहा है कि वो अब निषेचन की क्रिया यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया को कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे 2 और हार्मोन का सिक्रेशन होता है, वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यानी कि 2 ये हार्मोन है, ये भी जनन हार्मोन है। इनका क्या कार्य है, थोड़ा सा हम लोग वो समझ लेते हैं। सबसे पहले कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं, उनका जब लड़की पुबर्टी एज में आती है तो क्या होता है कि ब्रेस्ट का साइज बड़ा होने लगता है, यानी कि ये ब्रेस्ट को डेवलपमेंट के लिए, यानी ब्रेस्ट डेवलप करने के लिए इनका योगदान होता है। उनका बिहेवियर जो चेंज होता है, यानी वो सब चीज में भी क्या होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का ही योगदान होता है। दूसरा हो गया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है, यानी कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, और जब डिलीवरी का टाइम होता है तो भी जो एक ग्रीवा नाल होता है, ये इसको भी संकुचन करने में, फैलाने में, सिकुड़ने में भी मदद करता है। यानी कि डिलीवरी टाइम भी क्या होता है कि ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जरूरत पड़ती है। जब मिल्क का सिक्रेशन होता है उस समय भी क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उसका योगदान होता है, यानी कि जब मिल्क का सिक्रेशन, जब माँ की ब्रेस्ट में जब दूध बन रहा होता है, उस समय भी क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उसमें हेल्प करता है। ये सारी चीज हो गया एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन भी कहाँ होते हैं, ओवरी में होते हैं। ये हार्मोन के बारे में जान गए। अब देखिए, अब क्या देखते हैं कि 14 दिन हो गया और एक अंडा जो है वो परिपक्व हो गया, यानी कि वो बड़ा हो गया। सारे अंडे तो परिपक्व होते नहीं है, एक परिपक्व हो गया और वो क्या हो गया, रैप्चर हो गया, यानी वो बाहर निकल गया। जब बाहर निकल गया, उसी में जो जुड़ा होता है, यानी कि वो एक कवर में जैसा रहता है, ये अंडा जो होता है एक कवर के जैसा होता है, वो उससे निकल के केवल अंडा ही बाहर निकल पाता है। लेकिन जो बच गया वो क्या करता है कि विखंडित जो अंडा है, यानी अंडा तो निकल गया, जो बचा वो क्या, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण कर देता है। और कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, यहाँ पे सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के लिए जब यहाँ पे आ रहा है,
यानी कि अंडा तो निकल गया, फिलिपिन ट्यूब में अगर उसी टाइम स्पर्म चला गया तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो गई। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि भ्रूण यहाँ पे आ जाता है और भ्रूण यहाँ पे 9 महीने तक तैयार होता है, जो कि बच्चा बनता है और उसके बाद फिर डिलीवरी यानी उसका बर्थ हो जाता है। तो ये सारी चीज होती है एक नॉर्मल के साथ। यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हुई तो क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन यानी कि एग यहाँ पे आया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हुई तब यहाँ पे आया, इसके बाद क्या करता है कार्पस ल्यूटेम, जो कार्पस ल्यूटेम है वो क्या करता है कि ये जो एंडोमेट्रियम है ये तो जब प्रेगनेंसी हो जाएगा तब इसको सपोर्ट करता है, ताकि इसी में जब प्रेगनेंसी के बाद यहाँ पे आता है तो इसी के सहारे यानी एंडोमेट्रियम थिकनेस में ही कहीं ना कहीं चिपक जाता है, ये चिपकाने का काम करता है भ्रूण को ताकि वो बढ़ सके। अगर बाहर निकल जाएगा तो काम खत्म है। तो ये सारी चीजें, लेकिन अब देखिए क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो निकलता है और जो कार्पस ल्यूटेम है वो क्या करता है एंडोमेट्रियम को तोड़ देता है और इसके टूटने के 14 दिन के बाद ही लड़की को पीरियड्स हो जाते हैं। ये हम बात करें नॉर्मली हर मंथ क्या होता है, ये चीज होती है। और ये जो छोटा छोटा पुटक है जो बच गया वो तो बाहर निकल गया, एक जो परिपक्व हुआ, लेकिन जो बच गया ये क्या होता है यहीं पे घुल जाता है, यहीं पे टूट के खत्म हो जाता है। ये हो गया पर मंथ एक नॉर्मल हार्मोन जो हमारे शरीर में कार्य करते हैं उनकी बात है। यानी हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं जिससे कि हार्मोन्स निकलते रहते हैं, लेकिन जब उसकी अधिकता हो जाए यानी हार्मोन्स का जो निकलने का है वो अधिक निकलने लगे या कम निकलने लगे तब हमारे अंदर परेशानियां होना स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि थायराइड ग्लैंड है, उससे थायरॉक्सिन हार्मोन जब ज्यादा निकलने लगता है तो क्या होता है थायराइड हो जाता है, लोग बोलते थायराइड हो गया। और थायराइड होता है तो क्या होता है बाल झड़ने लगते हैं, हाथ पैर सब सूज जाता है। अगर थोड़ा सा पानी का काम कर दीजिए तो आप पूरा हाथ वगैरह सब सूज जाता है, फूल जाता है। और क्या होता है कि अगर किसी को दबा दीजिए ऐसे तो बहुत देर तक ऐसे दबाए रह जाता है, लगता है जैसे कि एकदम शरीर पूरा फूल गया है, वैसा हो जाता है। अब बहुत ज्यादा चलने फिरने लगते हैं तो थक जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा भी सीढ़ी से 2-4 बार ऊपर नीचे कर दीजिए आप पस्त हो गए हैं। ये सारी समस्याएं होती है, वो भी इम्बैलेंस है, यानी कि हार्मोन जो नॉर्मल निकल रहे हैं अगर वैसे नहीं निकल रहे, उसकी अधिकता हो गई या कमी हो गई तो क्या हो गया हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है। लेकिन जनरली हम लोग बात किस हार्मोन्स की करते हैं जो कि हमारे जनन क्षमता पे इफेक्ट डालता है, उस हार्मोन्स में अगर गड़बड़ी हो जाती है तो बोलते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है। केवल रिप्रोडक्टिव की बात नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब कोई भी हार्मोन हो सकता है, यानी कि जो नॉर्मली चल रहा है उसमें अधिक हो गई या कमी हो गई, कोई भी हार्मोन तो वो इम्बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे केवल जो कि ये हार्मोन्स यानी कि हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट को जो इफेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में। तो देखिए क्या होता है पर मंथ अब एक जो निकल रहा है तो क्या करेगा अब यहाँ पे कि जब पिट्यूटरी ग्लैंड से LH और FSH 2 हार्मोन्स निकलते हैं जो कि जनन में बहुत ही सहायक होते हैं, एग को परिपक्व यानी अंडे को परिपक्व करने में मदद करते हैं। अब ये जो परिपक्व करने में मदद करते हैं यानी कि जब हार्मोन इसमें आता है LH और FSH तो क्या होता है कि धीरे धीरे एक अंडा जो होता है वो तैयार हो पाता है और तैयार होके बाहर निकलता है। लेकिन अगर जो LH और FSH जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन आ रहे हैं और इसमें बहुत ज्यादा आ गया, उसकी मात्रा जो आती है उससे अधिक हो गई तो क्या होगा, एक भी अंडा जो है वो परिपक्व नहीं हो पाया। जब परिपक्व नहीं हुआ तो रैप्चर नहीं होगा, यानी वो बाहर नहीं निकलेगा, और बाहर नहीं निकलेगा तो यहीं से समस्याएं स्टार्ट हो गई। अब अगर बाहर नहीं निकला और क्या हुआ टूटा भी नहीं, ये जो पर मंथ टूट के खत्म हो जा रहा है वो नहीं हुआ, तो इसमें क्या हुआ वाटर बबल्स के जैसा जो जितना बड़ा सा है उतने बड़ा रह गया, वाटर बबल्स के जैसा रह गया। अभी क्या बन गया सिस्ट का निर्माण कर दिया। इसी को बोला जाता है PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और PCOS बोल दिए तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, दोनों एक ही चीज है। अब इसमें क्या हो गया कि आप बाहर नहीं निकल रहा, जब ओवुलेशन की क्रिया नहीं होगी तो क्या होगा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और एक बाहर नहीं निकलेगा तो फिर पीरियड्स भी मिस हो जाएंगे। ये सारा दिक्कत हो गया। अब देखिए एक और नई दिक्कत क्या हो जाता है, पैनक्रियाज यानी जो हमारे पाचन की क्रिया में आवश्यक है अग्नाशय, बहुत सारे एंजाइम छोड़ता है, अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अब क्या होगा कि इंसुलिन हार्मोन जब LH से
यानी एलएच हार्मोन से जब मिल जाता है ओवरी में, तो क्या होगा, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन करने लगता है और उसका लेवल हाई कर देता है। जब उसकी लेवल हाई हो जाती है तो क्या होता है कि लड़कियों में टेस्टोस्टेरॉन तो होता नहीं है ज्यादा, वो तो मेल हार्मोन से, लेकिन जब फीमेल में ये सारे हार्मोन्स होने लगेंगे तो क्या होगा, उनकी मूछें आने लगती है, बहुत सारे फेस पे मुहासे आने लगेंगे, दाढ़ी वगैरह भी हल्का फुल्का किसी किसी का निकलने लगता है। जब ये लक्षण दिखने लगता है किसमें, लड़कियों में, जबकि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेशन होने लगता है और बाजपन की समस्या यहीं से स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए, जब यहाँ पे तो एक निकल नहीं रहा है, एक बाहर ओवल्यूशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजर स्पर्म आएगा भी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो एग है नहीं और स्पर्म में इतनी ताकत नहीं होती कि वो ओवरी में जा सके, ओवरी से अंडा खुद ही निकलता है। तो ये अगर दिक्कत हुआ, तब देखिए दिक्कत नंबर 1 क्या होगी आपका, कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो सकती है, अब पीरियड्स मिस हो गए। और ये वाटर बबल्स वाला जो बनता है उसके साथ क्या होता है, लड़कियों को अगर ये वाला सिस्ट हो जाता है, इसको सिस्ट बोलते हैं, ओवेरियन सिस्ट है, तो क्या होता है 3 महीना 4 महीना 5 महीना तक लड़की पीरियड्स नहीं होती, किसी किसी का 2 महीने के अंदर ही फूट जाए फिर पीरियड्स हो जाएगा, अपने आप भी हो जाता है। लेकिन 4 महीना 5 महीना, किसी किसी को 6 महीना 7 महीना तक पीरियड्स नहीं होती है। तो क्या होता है कि लोग कभी कभी ध्यान नहीं देते, चलो नहीं हो रहा है, ठीक हो जाएगा अपने आप, तो ये बात नहीं है। उसके लिए सोचना पड़ेगा और आपको जानना पड़ेगा कि आपके अंदर आखिर क्या ऐसी समस्या आ गई जो कि आपके साथ ऐसा होने लगा। आज से बहुत साल पहले लोग इसको नहीं जानते थे, सिस्ट क्या होता है घर में कभी किसी से नहीं सुना, लेकिन अब हर तीसरी लड़की को हो जा रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंस, सिस्ट, पीसीओडी, ये सब हर किसी को हो जा रहा है। ये क्यों हो जा रहा है, पहले लोग नहीं जानता था। तो जो दादी लोग होती थी वो क्या बोलती थी कि पीरियड्स अगर किसी का मिस हो गया तो हाँ अब प्रेग्नेंट है वो, अब मतलब कि इसीलिए पीरियड्स नहीं हुआ। अब तो ऐसा नहीं होता है ना, हर कोई लड़की का मिस हो जा रहा है बिना प्रेग्नेंट का ही। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पे कि जानने का कोशिश ये करते हैं कि पीरियड मिस हो तो गए, क्यों हुआ ये पता चल गया। अब ये जानते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हो गया, ये चीज समझ गए। अब समझिए हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है। देखिए आज की दिनचर्या के अनुसार क्या होता है कि हम टाइम पे नहीं सोते हैं, नहीं टाइम पे जगते हैं, लेट नाइट तक जगे रहते हैं, बहुत देर से सोते हैं, इसके बाद सुबह में भी बहुत लेट से जगते हैं, पहला कारण है। दूसरा कारण है अब मशीन का जमाना आ गया है, सब लोग क्या बोलते हैं वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोते हैं, मेहनत करना कम कर दिए हैं। हम लोग घर में खाना खा रहे हैं तो वो भी क्या है कि पहले के जैसा उसमें उतना विटामिन मिनरल्स जो हमारे शरीर को चाहिए वो नहीं है। ये सारी बातें हैं और उसके साथ साथ आप अपना दिनचर्या भी खराब कर दे रहे हैं। बहुत सारा टेंशन है, बहुत सारे कामों को लेके या घरेलू बात को लेके किसी न किसी रीजन से आप इतने स्ट्रेस में हैं, आप इतने टेंशन में होते हैं कि आपका हार्मोन जो है असंतुलन होने लगता है। हार्मोन का जब असंतुलन होने लगता है तब ये सारी समस्याएं जिसके बारे में हम लोग बात किए वो उत्पन्न होने लगती है और वो तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि आप नहीं चाहेंगे। आप जिस दिन चाह लिए कि ये प्रॉब्लम हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए, ये नहीं हो सकता है, तो वो नहीं होगा। कैसे होगा अब ये समझिए। सबसे पहले बात कि जब हम खुश रहते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे गुड हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, यानी कि जो हार्मोन्स हमारे शरीर में हमेशा कार्य करते रहते हैं, हर हार्मोन्स के अलग अलग कार्य हैं, वो जब करते रहते हैं तो आपका जो शरीर में बैलेंस बना हुआ है हार्मोन्स का वो नॉर्मल रहता है। जब आप खुश रहने लगिएगा तो वो अपने आप ही संतुलित होने लगेंगे, वो ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, आप एक्सरसाइज कीजिए, यानी कि जो आप काम को छोड़ दिए हैं मशीन के सहारे, कि ये मशीन कपड़े धोने का काम, इवन पोछा वगैरह लगाने के लिए भी, ये सारी समस्या पहले नहीं होता था। पहले घर में लोग मतलब कि पीस के जाता में आटा निकालते थे। तो ये जो योगा अब हम लोग करते हैं, यानी कि बहुत सारे योगा है, इसमें चक्की पीसने वाला भी योगा है, आपका बहुत सारे योगा है जो कि हमारे घरेलू काम से ही जुड़े हुए हैं। तो आप अपना काम अपने से करना स्टार्ट कर दीजिए, खुश रहने का कोशिश कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जो बन पड़े सारा कुछ कीजिए ताकि आपको सिस्ट नहीं हो और आप इससे ग्रसित नहीं हो। पहले के लोग को इसीलिए नहीं होता था क्योंकि वो लोग सारा काम अपने से करते थे और बहुत ही ज्यादा अब जो है कि दिक्कतें होने लगी है, आपके खान पान में दिक्कत हो गया, बहुत सारी दिक्कत हो रहा है जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो आप इस चीज को खुद से भी ठीक कर सकते हैं। अब देखते हैं कि सिस्ट जो होता है इस तरीके का होता है
इसका निवारण भी जान गए। अब देखिए कुछ ऐसे सिस्ट हो जाते हैं जो कि जो फिलिपिन ट्यूब है उसी में एकदम ऐसे लपेट लेता है उसको। अब इस लपेट लेता है तो क्या होता है, ये ब्लॉकेज हो जाएगा। जब इसको बंद कर देगा तो क्या होगा, ब्लॉकेज हो गया। अब इस क्रिया में भी क्या होता है कि ओवम जो है बाहर नहीं निकलेगा, स्पर्म नहीं मिल पाएगा, वो ब्लॉकेज हो गया। तो ये सारी समस्या इसको लैप्रोस्कोपिक से ठीक किया जा सकता है, नॉर्मल तो ठीक होगा नहीं। यानी कि हमारे शरीर में सारे प्रॉब्लम का जड़ है हार्मोन्स। और क्या एक चीज है कि जब एंडोमेट्रियम में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो प्रेगनेंसी में भी दिक्कत हो जाती है, ये भी समस्या है। एंडोमेट्रियम में क्या होता है कि जबकि ये ब्लड यानी कि जब पर मंथ पीरियड्स होती है लड़कियां तो ये एंडोमेट्रियम टूट के निकल जाता है। लेकिन जब एंडोमेट्रियम टूट के यानी कि ओवेरियन सिस्ट की तरह अब ये क्या होगा कि ओवरी में जाने लगेगा ब्लड, या फिर यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन हो गया है तो भी दिक्कत है, कंसीव नहीं कर सकती है क्योंकि इसमें यूट्रस में प्रॉब्लम आ गई है। या फिर किसी लड़की को यूट्रस की समस्याएं हैं, आपका फिलिपिन ट्यूब ब्लॉकेज है, ये सारी सिचुएशंस भी होती हैं जब आप मां नहीं बन पाती है। अगर कोई कपल जो है 3-4 साल शादी का हो गया है और वो कंसीव नहीं कर पा रहा है, लड़की मां नहीं बन पा रही है, तो समस्या यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। पहले से स्ट्रेस है, अब आपका स्ट्रेस और बढ़ने लगेगा कि आप मां नहीं बन पा रही हैं, पर मन ट्राई कर रही है नहीं हो पा रहा है, तब आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तब आप क्या करती हैं कि डॉक्टर के पास जाती हैं। अगर नॉर्मल है तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि हाँ योगा कीजिए, मेडिसिन देती हैं। जनरली डॉक्टर का क्या काम है कि वो आप चाहेंगे कि आप उनके मेडिसिन से ठीक हो जाइए, लेकिन आपको ये सबसे पहले ये जानना है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाती हैं तो ये देखिए कि आपको क्या दिक्कत है, डॉक्टर से आप पूछिए। आप जब तक पूछेंगे नहीं तब तक डॉक्टर बताएंगे नहीं। डॉक्टर आपको ये बोल देती हैं कि ठीक है आप ये मेडिसिन लिख दिए, आप इसको ले लीजिए, 2-3 महीना तक लेना पड़ेगा, आप ठीक हो जाइएगा। आपको ये रिसर्च करने की आवश्यकता है कि आपके अंदर में क्या दिक्कत हो गई, आपको आखिर समस्या कहाँ पे है। जब आप समस्या को जान पाइएगा तभी आप उसका समाधान कर पाइएगा। तो समस्या जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको क्या दवाई लिखती है, किस चीज का दवाई है, अगर आप वहां पे हेजिटेशन फील करते हैं, डॉक्टर से नहीं पूछ पाती हैं, तो आप उस दवाई को सर्च कीजिए इंटरनेट पे कि आप किस चीज का दवाई खा रही हैं, आपको क्या दिक्कत है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए अवेयरनेस जरूरी है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप क्यों दवाई खा रही हैं और आप इसको अपने आप क्या ठीक कर पाइएगा। इंटरनेट का दुनिया है, यहाँ पे हर समस्या का समाधान आपको मिल जाता है, तो आप उसका यूटिलाइज कीजिए। फिर क्या होगा कि आप जाइएगा वहां पे, अगर किसी को सिस्ट हो गया, पर मंथ सिस्ट हो रहा है, तो क्या होगा कि आपको दवाई दिया जाएगा। बर्थ कंट्रोल पिल्स भी इसके लिए दिया जाता है, बहुत सारी दवाई है दिया जाएगा। तो क्या होगा कि आप धीरे धीरे, वो डॉक्टर बोलेगी कि ठीक है नेचुरली ट्राई कीजिए, अगर आप कंसीव कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग IUI के लिए सोचेंगे। अब क्या हो रहा है कि जो लड़की है या जो मतलब पार्टनर है, दोनों लड़का लड़की दोनों, उनके साथ क्या है, वो सोच रहे हैं कि अब हमारे अंदर जो है कि ये सारी समस्याएं हो गई है, पता नहीं, लेकिन जब वो ट्राई करेंगे सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई है अभी तक। सिस्ट अगर ये हो गया है ना ओवेरी में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत आप क्रिएट करते हैं क्या कि आप स्ट्रेस ले लेते हैं, सोचते हैं जब कंसीव करने के लिए तब नहीं कर पाते हैं। अगर आप नॉर्मली जो कुछ हो रहा है, अब फिजिकली जो रिलेशनशिप में रहते हैं वो भी नहीं रह पाइएगा। स्ट्रेस है, स्ट्रेस मुक्त रहिए, परेशानी मुक्त रहिएगा, तभी हो पाएगा। तो ये सब चीज क्या है कि अगर स्ट्रेस ले रहे तो आप नहीं कर पाते हैं, पहली बात है। अब IUI के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि आप नॉर्मली आप तो इतने स्ट्रेस में है ना कि बॉडी को रिलैक्स ही नहीं दे रहे हैं। जब बॉडी को रिलैक्स नहीं मिलेगा तो बॉडी कहाँ से कार्य कर पाएगा, ये बात हो गया। अब आप दूसरे मंथ IUI के लिए बोलिएगा क्योंकि आपकी परेशानी यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पर मंथ आप सोच रहे हैं कि कंसीव नहीं किए। जब खुश रहिएगा तभी ये सारी समस्या का समाधान हो पाएगा। अब जब खुश रहना स्टार्ट कीजिएगा, योगा कीजिएगा, अच्छा खान पान कीजिएगा, बाहरी खाना को बंद कर दीजिएगा, तो धीरे धीरे किसी भी समस्या का समाधान होने में टाइम लगता है। तो आप धीरे धीरे 2-3 महीना में अपने आप ही ठीक हो जाइएगा। लेकिन आप यहाँ पे ठीक होने के लिए नहीं सोच रहे हैं, आप तो सोचते हैं कि नहीं कर पा रहे। निगेटिविटी, जहां निगेटिविटी घर ले लिया आपके शरीर में, अगर आ गया ये बात दिमाग में कि आपके अंदर निगेटिविटी भर गया है, तो आप उससे निवारण कैसे कीजिएगा, निकल ही नहीं पाइएगा। तो आप उसमें क्या घुस जाते हैं, IUI के लिए जाइएगा, IUI करवाना है। अब IUI का प्रोसेस क्या है वो जान लेते हैं। अब क्या है कि एक जो है उसको दवाई दे दे के डॉक्टर यहाँ पे आपको
फर्स्ट डे से या जिस दिन पीरियड्स होती है उसी दिन से क्या होता है उसको मॉनिटर करना स्टार्ट कर देती है। अगर एक परिपक्व नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपके अंदर सिस्ट है, तो एक परिपक्व नहीं हो रहा है तो एक परिपक्व होने के लिए मेडिसिन देना स्टार्ट कर देती है। जब एक परिपक्व होने लगता है, जब 14 दिन हो जाएगा, वो मॉनिटर करते रहते हैं। अगर आपका जो 14 दिन का हो गया, एक के लिए ओवुलेशन के लिए, अगर ओवुलेशन अपने आप नहीं हो रहा उसके लिए भी इंजेक्शन दिया जाता है। ओवुलेशन जब हो जाता है तब क्या करती हैं, नेचुरली जब ओवुलेशन हो जाता है तो फिजिकल रिलेशनशिप में रहने से क्या होता है कि आप अगर पार्टनर के साथ हैं तो अगर उनके साथ रहने के बाद क्या होगा कि आप फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाएगी एक का। लेकिन क्या किया जाता है यहाँ पे कि आपका एक जब ओवुलेशन हो जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पे हस्बैंड का जो स्पर्म है उसको मोस्टरबेशन के द्वारा किसी पॉट में लिया जाता है और उसके बाद उसको क्लीनिंग के लिए लैब में दे दिया जाता है। तो जिसमें मतलब कि अच्छी मोटिलिटी वाला जो होता है स्पर्म उसको बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर को बाकी को छोड़ दिया जाता है और उसको यानी उस स्पर्म को IUI कैनुला में ले लिया जाता है। वो इसकी इतनी बड़ी सी साइज होती है, उस कैनुला में ले लिया जाता है। नॉर्मली जो होता है कि जब कोई रिलेशनशिप में जाता है इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म यहाँ पे छूटता है, ठीक। लेकिन जब IUI कैनुला के साथ जब स्पर्म को छोड़ा जाता है तो वो क्या किया जाता है, वो इंजेक्शन के जैसा ही दिखता है लेकिन उसको यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। स्पर्म को डायरेक्ट यूट्रस में छोड़ दिया जाता है। तो क्या हो गया कि स्पर्म का जो यहाँ से यहाँ पे छूट गया, उसकी डिस्टेंस कम हो गई, तो फर्टिलाइजेशन के लिए उसकी दूरी कम तय करनी पड़ेगी। यानी स्पर्म को अब दूरी कम तय करना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन की क्रिया के लिए, उसके लिए थोड़ी सी सुविधाजनक हो गई। फिर क्या होता है कि वहां पे जाके फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है और आप कंसीव कर सकते हैं। ये एक बार, 2 बार, 3 बार ट्राई करने के बाद जनरली लड़की हो जाएगी। तो ये एक IUI प्रोसेस है कंसीव करने के लिए, ये भी एक नेचुरल ही है। केवल स्पर्म को बॉडी के अंदर यानी यूट्रस में छोड़ दिया जा रहा है। लेकिन अगर कोई लड़की अब इससे भी जो है IUI के द्वारा भी कंसीव नहीं कर पाई, तब क्या होता है कि अब IVF की सहारा ली जाती है। अब IUI की बात हो गई, अब समझिए कि IVF क्या कहते हैं। IVF क्या है? IVF को कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इसमें IVF से जो बच्चा पैदा होता है उसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोला जाता है। अब उस क्रिया में क्या होता है, आप IUI को समझ लिया, अभी टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में समझिए। पर मंथ जो हमारे ओवरी में बहुत सारे छोटे छोटे पुटक आते हैं, उसमें क्या होता है कि दवाई वगैरह फर्स्ट डे से देना स्टार्ट कर देती है डॉक्टर्स, जो कि इंजेक्शन वगैरह, ताकि बहुत सारे जो ओवम होते हैं वो परिपक्व हो सके, बड़ा हो सके। जनरली तो एक ही होता है, लेकिन मेडिसिन से यहाँ पे 3, 4, 5 भी परिपक्व करवा दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो यहाँ से ओवम को निकाल लेती है। हस्बैंड का स्पर्म निकालना तो इजी ही है, उसको क्या किया जाता है कि मोस्टरबेशन जो होता है, मोस्टरबेशन से स्पर्म को ले लिया जाता है। इसके बाद उसका भी क्लीनिंग करने के बाद ओवम को ले लिया जाता है और स्पर्म को दोनों को एक ट्यूब में, जो कि एक महिला के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर होता है यूट्रस के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, वैसा ही इन्वायरमेंट उसको मतलब कि दिया जाता है, यानी प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसा कि महिला के अंदर है इन्वायरमेंट, वैसा ही सेम टू सेम जो है उसमें इस ट्यूब में प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके बाद स्पर्म को और ओवम को दोनों को उस ट्यूब में छोड़ दिया जाता है और वहां पे वो अपने आप ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया कर लेते हैं। तब 3-4 दिन के बाद उस भ्रूण को महिला के गर्भ में छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे फेल्योर नहीं हो जाए आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF, इसलिए 3-4 जो है भ्रूण को यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। उस केस में भी क्या होता है, ट्विंस बेबी पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे भ्रूण है। अगर एक फेल्योर हो गया, अब 3-4 छोड़ा गया है, 1-2 फेल्योर हो गया तो भी 2 सक्सेस हो गया, तो 2-2 बच्चे पैदा हो गए। ये सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन ये उतनी बड़ी, अगर कोई माँ बनना चाह रहा है तो यही सारी बात उनके लिए तो और खुशी की बात है, एक ही बार में 2-2 बच्चे हो गए। तो ये बात है। तो ये हो गया IVF। अब जानते हैं कि ICSI क्या होता है। अब IVF का जगह जो है वो ICSI ले लेता है, लेते जा रहा है, ICSI लेते जा रहा है। ICSI का फुल फॉर्म होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसका फुल फॉर्म से कुछ क्लियरिटी मिल रही होगी आपको। इसका क्या मतलब होता है अब समझते हैं। जैसे कि IVF में क्या हुआ कि यहाँ पे ओवम को तैयार किया गया, 3-4 उससे निकाला गया, स्पर्म लिया गया,
ट्यूब में डाल दिया गया, वो फर्टिलाइजेशन की क्रिया अपने आप कर लिया। लेकिन अगर आईवीएफ से भी जो है बच्चा नहीं, मतलब कोई माँ नहीं बन पाई, आईवीएफ हुआ, इसके बाद भी आईवीएफ होने के बाद भी अगर कोई लड़की कंसीव नहीं कर पाई, तब तो और भी समस्या है। तब इक्सी का सहारा लिया जाता है। ये इक्सी क्या होता है ये समझिए। इसमें क्या होता है कि ओवम लिया गया, स्पर्म लिया गया, दोनों को, अब तो आईवीएफ में क्या हो रहा था कि एक ट्यूब है, उसमें दोनों को छोड़ दिया जाता था और फर्टिलाइजेशन की क्रिया स्वतः ही हो जा रहा था। इसके बाद भ्रूण को यहाँ पे ला दिया जा रहा था। यानी कि जब दोनों कार्य, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हो रहा था कि यहाँ पे भ्रूण को रख दिया जा रहा था, यूट्रस में डाल दिया जा रहा था। लेकिन अब इसमें क्या है कि दोनों को लिया गया, लेकिन एक ओवम को यानी कि माइक्रोस्कोप से देख के, क्योंकि बहुत ही जटिल प्रक्रिया है ये, माइक्रोस्कोप में देखते हुए क्या किया जाता है यहाँ पे कि एक स्पर्म को एक ओवम के साथ इंजेक्ट किया जाता है। यानी कि जो अपने आप हुई उसको, यानी समझिए क्या कि यहाँ पे ये ओवम है, स्पर्म है, ये तो खुद ही ट्राई करता है, यानी बहुत सारे स्पर्म आ जाते हैं, खुद ही कोशिश करते हैं कि इसमें चले जाए, और वो कोशिश करते करते सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इक्सी में क्या किया जाता है, इक्सी में क्या किया जाता है कि एक ओवम को लेके, एक इंजेक्शन जैसा होता है, इतना बड़ा सा होगा, उसको लेके नली के जैसा ट्यूब टाइप ही दिखता है, उसमें स्पर्म को लिया जाता है बहुत ही सावधानी पूर्वक, और स्पर्म को लेके इसमें इंजेक्ट, यानी कि ये जो ओवम है इसके अंदर स्पर्म को डाल दिया जाता है। और इसमें भी सक्सेस की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है, फेल्योर होने की बात 2-3% ही होती है। ये प्रक्रिया के द्वारा लड़की कंसीव कर लेती है। तो ये हो गया कि मां बनने की, यानी कि हर लड़की अगर किसी भी तरह का समस्या है तो उसका समाधान है। अभी बात यह है कि आपकी बजट क्या है, उसके अनुसार आप किसी भी चीज के लिए जा सकते हैं। लेकिन हर चीज, ये सारी चीजों को समझ लिए। अब देखिए क्या बात करते हैं, सैरोगेसी। यानी कि सैरोगेसी क्या है, सैरोगेट मदर किसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये चीज जान गए, क्या क्या जान गए, आईयूआई जान गए, आईवीएफ जान गए, इक्सी भी जान गए। अब सैरोगेसी। अब मान लीजिए कोई महिला के अंदर जो है यूट्रस ही इस काबिल नहीं है कि वो एक बच्चे का जो है मतलब कि पाल सके 9 महीना तक पेट में, ये बात है। अगर उसके इसमें यूट्रस में कैंसर हो गया है, या फिर बहुत सारी लड़कियां, यानी कि बहुत सारी लड़कियों में, देखिए सब जनरली जो होता है, कोई लड़की जन्म से ही क्या होता है एक यूट्रस के साथ ही पैदा होती है, लेकिन किसी किसी का यूट्रस नहीं होता है, बहुत ही रेयर है, लेकिन होता है ऐसा। जब या फिर उसका यूट्रस ही नहीं है, या फिर कोई ऐसी समस्या हुई जिसकी वजह से उसका यूट्रस काट के निकाल दिया गया, उसमें कोई ऐसी परेशानी हुई जिसको निकाल गया, या फिर डॉक्टर ये बोलते हैं कि आप कंसीव नहीं कर सकते, अगर कंसीव कीजिएगा तो आपके लिए परेशानी है, आपको दिक्कतें आ सकती है, इसलिए आप कंसीव नहीं कर सकती है। उस सिचुएशन में भी अगर लड़की चाहे कि हमको मां बनना है तो वो क्या करेगी, तो वो सैरोगेट मदर का हेल्प लेगी। वो सैरोगेट मदर क्या होता है अब ये समझते हैं। सैरोगेट मदर का मतलब होता है कि बच्चा आपका है, लेकिन उसका पेट में 9 महीने तक जो यूट्रस में रखती है वो कोई और ही महिला होती है। अब इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, देखिए अब आपका यूट्रस जो है वो उस काबिल नहीं रहा कि आप बच्चे को 9 महीने तक रख सकते हैं, यानी आपके यूट्रस में कोई भी परेशानी हो गई, यानी इसमें ब्लड फ्लो हो रहा हो, यूट्रस कैंसर हो गया है, या यूट्रस को किसी भी तरीके से काट के निकाल दिया गया हो, या फिर यूट्रस में कोई ना कोई ऐसी समस्या हो गई है जो कि आप कंसीव नहीं कर सकती हैं। अगर ये दिक्कत है तो क्या किया जाता है। अब देखिए उसमें क्या होता है कि सैरोगेट मदर के बारे में बात करते हैं। सैरोगेट मदर का क्या होता है कि इसमें महिला का ही, जो महिला है वो तो ओवम तो उसमें बन रहा है, लेकिन इसका यूट्रस जो है वो कार्य नहीं कर रहा है, तो इस ओवम को परिपक्व किया जाता है। परिपक्व करने के बाद इससे 3-4 जो होता है वैसे ही निकाल लिया जाता है। हस्बैंड का जो स्पर्म होता है उसको भी लेके क्या क्लीनिंग करने के बाद क्या किया जाता है कि दोनों का फर्टिलाइजेशन ट्यूब में करवाया जाता है। फर्टिलाइजेशन जब ट्यूब में हो जाता है, इसके बाद क्या किया जाता है कि उस भ्रूण को एक जो महिला है जो कि वो तैयार है कि हाँ हम आपके बच्चे को 9 महीना तक पेट में पालेंगे, यानी यूट्रस में रखेंगे, यानी कि उसको किराए पे कोख के भी नाम से जाना जाता है कि किराए पे कोख, यानी कि वो सैरोगेट मदर है, ये वो केवल 9 महीने तक बच्चे को पालेगी। वो यानी तैयार हो गई, तब उस महिला के
गर्भ में उस भ्रूण को डाल दिया जाता है और वो 9 महीने तक बच्चे को पालती है। इसके बाद क्या होता है कि वो उनके पेरेंट्स, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, जिनका ओवम और स्पर्म था, उनको दे दिया जाता है। तो माँ बनने का ये भी तरीका है। और वो माँ वही लोग, मतलब उसके पेरेंट्स जो है वही है जो जिनका कि ओवम और स्पर्म है। ये चीज है। अब देखिए किसी किसी के साथ क्या है, अब ये सोचने वाली बात है कि ओवम और स्पर्म तो उनके ही थे, लेकिन क्या 9 महीने तक जो महिला पाली, क्या बच्चे का गुण उसी के जैसा होगा? दूसरा क्वेश्चन है कि क्या बच्चे का जो फेस है वो उसी तरीके का होगा, यानी कि जो महिला पाल रही है, क्या रंग रूप उसका उसके जैसा बन जाएगा? सोचने वाली बात है। तो सोचने वाली कोई भी बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पेरेंट्स तो आप हैं। आपका बच्चा वैसा ही बनेगा जिस प्रकार आपकी वाइफ, यानी कि जो मदर है, जो कि कंसीव नहीं कर पाई, वो अपना एग जो है दूसरे को दी है, अगर वो भी 9 महीने तक अपने पेट में बच्चे को पालती तो बच्चा का रंग रूप गुण वही आता जो उस महिला में आया। क्योंकि कैरेक्टर का क्रोमोसोम कहाँ है? ओवम में, स्पर्म में है। तो जब ओवम और स्पर्म मिले तो जेनेटिक गुण किसका आएगा बच्चों में? बच्चों में आएगा जो उनका पेरेंट्स है। बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है? जिनका स्पर्म है, ओवम है। तो ये समस्याएं है ही नहीं। उनका जो बच्चा है वो उनका ही है। वो 9 महीना केवल लालन पालन की, यूट्रस कोख जो है अपना, यानी कि यूट्रस जो है पालने का, वो क्या की, वो आपको किराए पे दी, उसके बदले आपको पैसा पे करना पड़ता है। ये होता है। तो आज हम लोग इतना इंपॉर्टेंट चीजों को जान लिए हैं और ये हमको लगता है कि हर किसी को पता होना चाहिए, हर लड़की को पता होना चाहिए, हर लड़का को पता होना चाहिए। तभी तो अगर मान लीजिए कि किसी लड़की को नहीं पता है तो वो लड़का को पता है तो वो अपनी वाइफ के साथ शेयर कर सकता है। अगर घर में किसी को समस्या है तो उसका समाधान कर सकता है। तो ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हर किसी तक ये शेयर करके इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि हर किसी को ये पता चल सके कि उनके साथ क्या परेशानी है, उनके अंदर क्या परेशानी है, उसकी समस्या क्या है। क्योंकि हर लोग जो है अवेयर हो, यही मेरा मकसद है। तो चलिए, आज का वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।